एक मित्र लिखते हैं, कर्म और अपराध बोध, कर्मा एंड गिल्ट। लिखते हैं कि हम एक एनजीओ में काम करते हैं। एक दिन वहाँ एक महिला आई, उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी, पिता स्किज़ोफ्रेनिक और भाई एडिक्ट। अब इस स्थिति में कई तरह की संभावनाएं बनती हैं। पहली, पिता का कर्म जो उसे स्किज़ोफ्रेनिक बना रहा है, और पिता का कर्म जब वो स्किज़ोफ्रेनिक हुआ और उसे अपनी पुत्री की देखभाल करनी है, उस लड़की का कर्म जिसमें उसे वो पिता मिला जो स्किज़ोफ्रेनिक है, और लड़की का गर्ल्स कर्मा दैट अनदर ह्यूमन बीइंग्स हैज़ स्किज़ोफ्रेनिया, यानी लड़की का कर्म जब उसके पिता को स्किज़ोफ्रेनिया है, तो इनका कहना है कि ऐसी स्थिति में क्या ये संभव है जानना कि किसका कर्मा किसको प्रभावित कर रहा है, कौन किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअल में कर्म एक बहुत ज़्यादा चर्चा किया गया विषय है और बहुत कम समझा गया विषय। भारत में हम एक बहुत ही विचित्र स्थिति में रहते हैं। हमने आध्यात्मिक रहस्यों की गहराई में प्रवेश करके बहुत सारी बातें खोजी। हमने बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज का आविष्कार किया और उसके चलते हम बात बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन शायद हम बहुत कम समझते हैं। जिन जिन शब्दों की हम सबसे ज़्यादा चर्चा करते हैं, उन शब्दों को हम सबसे कम समझते हैं। क्या ये एक दुर्घटना है या ये स्वाभाविक है? इसमें किसी की गलती है कि कम समझते हैं, या ये यूं ही होता है? ये एक प्रक्रिया है, मन की एक काम करने की आदत है। तुम जिस चीज का भी रोज रोज सामना करते हो, धीरे धीरे उसके प्रति तुम बंद होते चले जाते हो। तुम्हारे लिए वो एक आदत बन जाती है। जैसे परमात्मा का शब्द, प्रेम का शब्द, कर्म का शब्द। भारत में तुम सारे बहुत ही गहरे शब्दों का उपयोग करते हुए व्यक्ति को सुबह से शाम तक देख सकते हो। हर कोई कर रहा होगा। और जिन शब्दों का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, फिर उनके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं रह जाती। ऐसा लगने लगता है जैसे शायद हम उन्हें जानते ही हैं। जैसे तुम किसी नए नए व्यक्ति से मिलते हो तो अचानक बड़ा उत्साह होता है तुम्हें, तुम उसके प्रति बहुत उत्सुक होते हो, लेकिन जब उसी के साथ तुम रहने लग जाते हो तो उसके बारे में तुम शायद बहुत कम ध्यान देते हो। बहुत कम लोग जो बहुत सजग होते हैं वो शायद ध्यान देते हो, अन्यथा तुम 24 घंटे जिसके साथ रह रहे हो उसके बारे में तुम कोई ध्यान नहीं देते। फिर किसी मुश्किल घड़ी में, किसी संकट की घड़ी में, किसी बीमारी में फिर से तुम ध्यान देते हो, क्योंकि तब फिर क्राइसिस पैदा होती है। तब फिर तुम देखते हो कि व्यक्ति का चेहरा कैसा है, क्या खाता है, क्या पहनता है, सारी चीज़ें तब तुमको दिखाई देती हैं। ये हमारी एक कंडीशन्ड हैबिट है कि जो चीज़ें सबसे ज़्यादा हमारे सामने होती हैं उनके प्रति हम सबसे ज़्यादा सो जाते हैं। कर्म का विषय ऐसा ही है, क्योंकि कर्म को लेकर भारत में जनरलाइज्ड टॉक भी बहुत होती रही है। और देखा जाए भारत में ही क्यों, पूरे विश्व में जहाँ भी संगठित धर्म विकसित हुए, जहाँ भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन पैदा हुए, जहाँ संप्रदाय बने, कल्ट पैदा हुए, उन लोगों ने हर चीज़ को जनरलाइज किया, सामान्यीकृत किया। वो उनके लिए उपयोगी था।
यूटिलिटेरियन था कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तुम ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा, तुम्हारे इस कर्म का ये लाभ मिलेगा, तुम्हारे इस कर्म की ये सजा मिलेगी। संगठित धर्मों और संप्रदायों के लिए बड़ा ही सरल सा एक उपकरण था। सबकी मंशाएं गलत भी नहीं थीं। कुछ लोग इन सिद्धांतों का ठीक मंशाओं के साथ, ठीक इंटेंशन के साथ भी उपयोग कर रहे थे, ताकि लोगों को कुछ सदाचार, कुछ उनके व्यवहार का सुधारा जाना, कुछ न कुछ उनके लिए किया जा सके। कई बार अगर बात को बहुत ही विस्तार से बताओ तो बहुत सारे लोग उसको ग्रहण नहीं कर पाते, तो उनको लिए बड़ा सामान्यीकृत बात कर दी जाती, जनरलाइज्ड, कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। लेकिन कर्म एक बड़ी ही व्यापक घटना है। कर्म एक वेब की तरह है, एक जाल की तरह है। अब जैसे आज के वक्त में इंटरनेट में हम वर्ल्ड वाइड वेब की चीज़ को जानते हैं, ऐसे ही उपनिषदिक ऋषि जो हैं वो भी यही बात करते हैं। वो कहते हैं कि संसार ऐसा है जैसे मकड़ी के मुंह से निकला हुआ जाला। वो अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस, वो परम सत्ता अपने अंदर से एक वेब पैदा करती है जिसमें सारा खेल पैदा होता है, और फिर जैसे मकड़ी उस वेब से बाहर हो जाती है या कुछ परिस्थितियों में उसे अपने अंदर आत्मसात कर लेती है, तो उसे वो फिर से अपने अंदर आत्मसात कर लेता है, यानी कि सृष्टि फिर से स्रोत में लौट जाती। तो अंतिम रूप से सब एक ड्रामा हो गया, अंतिम रूप से सब एक लीला हो गई। तो भारत का एक सबसे बड़ा कंसेप्ट कर्म के अलावा लीला का भी रहा, और जो अपनी जागृति की यात्रा में, अपनी अवेकनिंग की जर्नी में उस तथ्य को देख ले कि ये एक लीला है, तो वो सारे कर्म से बाहर भी हो जाता है। क्योंकि कर्म से बाहर होने का ऐसे कोई उपाय नहीं है। काज एंड इफेक्ट, कार्य और कारण, अगर तुम वैसे चलोगे तो हर कार्य जो करोगे उसके कुछ परिणाम आ रहे होंगे, और फिर नए परिणामों से नए कारण बनेंगे, एक श्रृंखला चलती जाएगी, अंतहीन श्रृंखला चलेगी, और तुम कभी भी कर्मों से मुक्त होते हुए दिखाई नहीं दोगे। अब जो कर्मों के सेट बनते हैं इस वेब में, वो रोचक है, वो तुम्हारे व्यक्तिगत विकास के लिए है, इंडिविजुअल इवोल्यूशन। अब फिर इसमें एक गुत्थी है, ये है कि क्या व्यक्तिगत विकास जैसी कोई चीज़ है? इज देयर एनीथिंग लाइक इंडिविजुअल इवोल्यूशन? इज इट देयर? या एक टोटलिटी का इवोल्यूशन हो रहा है एंड वी आर पार्ट ऑफ दैट इवोल्यूशन, हम उसके बस हिस्से मात्र हैं? वास्तविकता तो यही है कि समग्रता का विकास हो रहा है, टोटलिटी का इवोल्यूशन हो रहा है। उसमें अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पॉकेट्स में, अलग अलग तरह से अलग अलग परिणाम पैदा हो रहे हैं। जो परिस्थिति तुमने लिखी है कि स्किज़ोफ्रेनिया का होना, एक लड़की का होना, एक एडिक्ट का होना, एक परिवार में एक विषम परिस्थितियों का होना, यहाँ पर ये करीब करीब एक समान ऊर्जा के कलेक्शन की तरह, एक सिमिलर एनर्जी की कलेक्टिविटी वहाँ पर पैदा हो गई है, जो आपसी अंतर संघर्ष से, अपने आपस की टकराहट से विकसित होगी। और ये उस
कलेक्टिव क्रिटिकल कर्मा मास का हिस्सा है। समझ रहे हैं? इसको हिंदी में कैसे कहेंगे मुझे नहीं पता। कलेक्टिव क्रिटिकल मास ऑफ कर्मा, जो एक सामूहिक कर्मों का इकट्ठा हो गया रूप है, उसका हिस्सा है। जब ये आपसी टकराहट से, आपसी अंतर संबंध से, समझ से विकसित होंगे तो ये उस पूरे कलेक्टिव कर्मा को, जो स्किज़ोफ्रेनिया पैदा करता है, जो एडिक्शन पैदा करता है, जो पिता पुत्र और पति पत्नी इन सब के कलहपूर्ण संबंधों को विकसित करता है, उसके लिए हीलिंग का काम करेगा, उसमें रिफॉर्म करेगा, एवोल्यूशन पैदा करेगा। कई बार कुछ परिवारों के सेट में अचानक तुम देखोगे कि बहुत सारी समस्याएं जैसे बहुत ज़्यादा होके पैदा हो जाती, और हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उन समस्याओं से जूझता है, स्वाभाविक है। लेकिन समस्याएं उतनी व्यक्तिगत कभी होती नहीं हैं जितनी व्यक्तिगत दिखाई देती हैं। व्यक्तिगत हमारे इंटरप्रिटेशन होते हैं, व्यक्तिगत हमेशा हमारी व्याख्याएं होती हैं। अब स्किज़ोफ्रेनिया का होना, एडिक्शन का होना और संबंधों के जटिल और बिखराव भरी व्यवस्था का होना, ये देखा जाए कहीं ना कहीं से सब आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और इनमें किसी भी एक चीज़ में सुधार आने का मतलब है सारी चीज़ों में सुधार आना। और अगर इनकी हीलिंग करी जा रही हो, इनकी थेरेपी करी जा रही हो, या वो लोग ऐसा चाह रहे हों, तो किसी भी कॉर्नर से कोई भी काम करना इसमें सहयोगी होगा। यानी कि अगर पिता और पुत्री के संबंध स्किज़ोफ्रेनिया के रहते हुए ही ठीक होने लग जाएं, तो स्किज़ोफ्रेनिया पर भी उसका असर पड़ेगा, उसका एडिक्शन पर भी असर पड़ेगा, जो भाई एडिक्टेड है। और अगर एक व्यक्ति अचानक एडिक्शन से बाहर होने लगे तो उसका असर भी सारी चीज़ों पे। ये एक वेब है जिसमें सब कर्मा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रिस्पॉन्सिबल कोई किसी के लिए नहीं है, सब अपनी अपनी जर्नी में थे। अपनी अपनी जर्नी में होते हुए एक परिवार में एक साथ कई बार कई चेतनाएं इकट्ठी हो जाती हैं, और वो आपसी अंतर संघर्ष से विकसित होंगे। हमारा कंसेप्ट है, हमारी अवधारणा है कि विकास बड़ा ही स्मूथ होता है। हमारा कंसेप्ट, हमारी अवधारणा है, लेकिन विकास अक्सर बड़े संघर्ष से होता है। प्रकृति भी विकसित हो रही है तो बड़े संघर्ष से, कभी कभी थोड़ा संघर्ष हो जाता है तो हम लोग बड़ी परेशानी झेलते हैं। लेकिन लाखों करोड़ों साल में जो प्रकृति आज तुमको दिखाई दे रही, जो प्लेनेट आज दिखाई दे रहा है, ये करोड़ों साल के कितनी टकराहटों, कितने भूकंपों, कितने ज्वालामुखियों और पता नहीं किन किन एक्सट्रीम सिचुएशन से गुजरने के बाद पैदा हुआ। हमारी समस्या है कि हम किसी भी संघर्ष से बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं। हमको लगता है कि संघर्ष नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ जहाँ संघर्ष है वहाँ वहाँ विकास की संभावनाएं हैं। जहाँ संघर्ष नहीं है वहाँ पर विकास की जो गति है वो थोड़ी धीमी पड़ गई है, मंद पड़ गई है। जैसे कोई परिवार बिल्कुल बेड ऑफ रोजेस पे है, सब अच्छा है, आपस में लड़ते भी नहीं, शांति है, कुछ करते भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ना कोई एडिक्शन है, न स्किज़ोफ्रेनिया है, खाते पीते सोते हैं, तो ये परिवार विकसित नहीं हो रहा है, डिक्लाइन पे जा रहा है। क्योंकि ऊर्जा ठहरी नहीं रहेगी, वो तो गिरेगी, या आगे जाएगी या पीछे जाएगी, वो कभी ठहरी नहीं रहती। तो कर्मा की अगर दृष्टि से देखते हैं तो जिन परिवारों में बड़ी स्थिरता दिखाई देती है वो अपने बहुत ही बैड कर्मा फेज से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि अगला फेज जो आएगा वो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष का होगा, क्योंकि ये स्टैग्नेंट फेज हो गया है, ये ठहरा हुआ फेज हो गया है।
या तो उस ठहरे हुए फेज का कोई उपयोग करके बहुत विकसित हो जाए, जैसा कभी कभी होता भी है, आमतौर से नहीं होता। लेकिन जहाँ पर वो चीज़ आ गई है वहाँ पर हमको उसको अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करनी पड़ेगी। कर्म विकसित हो रहे हैं और स्किज़ोफ्रेनिया कितनी खराब है और कितनी खराब नहीं है, इसके बारे में अभी और शोध होने की ज़रूरत है। एडिक्शन कितना खराब है और कितना खराब नहीं है, और कोई एडिक्शन में क्यों जाता है, इसके लिए हमको और शोध करने पड़ेंगे। संबंधों में कलह क्यों होती है? अब जॉन नैश अभी मैथमेटिशियन हुए, इकोनॉमिस्ट हुए, और वो इस चीज़ के उदाहरण हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया का व्यक्ति भी कितना प्रतिभाशाली हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसने हमारे गणित, दर्शन, मनोविज्ञान में सोचने समझने की जो पुरानी अवधारणाएं थीं उनमें एक बड़ा बदलाव लेकर आने की भूमिका निभाई, और बीच बीच के पैचेस जॉन नैश के स्किज़ोफ्रेनिया के थे। ये चीज़ और उनका उदाहरण हमारे लिए बहुत ही सोचने वाली चीज़ है। क्या स्किज़ोफ्रेनिया बिल्कुल ही बेकार है या वो मस्तिष्क के किसी अंतर संघर्ष का परिणाम है? क्या हमारे मन में चलने वाली कुछ ऐसी धाराएं जो संघर्ष में पड़ गई हैं और व्यवस्थित नहीं हो पा रही हैं, क्या ऐसा तो नहीं है वो मन जो ज़्यादा फर्टाइल और ज़्यादा सक्रिय हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया के शिकार हो जाते हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि उन मनों को हम दिशा देने में सक्षम नहीं हैं? तो स्किज़ोफ्रेनिया भी देखा जाए उसके लिए अलग दृष्टि से देखेंगे। अगर एक व्यक्ति भी पूरी धरती पर कोई नया उदाहरण रचता है तो इसका मतलब इतना ही होता है कि मनुष्य के मन की ये संभावना है, और अगर एक व्यक्ति की संभावना है तो सभी की हो सकती है। वैज्ञानिक तो यही है। इसी तरह से एडिक्शन की बात अगर तुम देखोगे तो एडिक्शन में कोई व्यक्ति क्यों जाता है? क्योंकि सामान्य जीवन से वो अपना तारतम्य नहीं बिठा पा रहा है। जो सामान्य रूटीनी लाइफ है उसके लिए शायद वो फिट अपने को नहीं पा रहा है, वो एक मिसफिट व्यक्ति हो रहा है। और हमारे लिए अभी सामाजिक ढांचे को विकसित करने की बड़ी ज़रूरत है कि उसके पास विकल्प नहीं दिखते हैं। जो व्यक्ति मिसफिट हो रहा हो वो अपना विकल्प ढूंढ ले, उसमें ऐसा संभव नहीं होता। तो कई बार हमारे पास नकारात्मक विकल्प ज़्यादा उपलब्ध हैं। यानी कि अगर तुम किसी एडिक्शन में चले जाओ तो वो तुम्हें ज़्यादा सहज जान पड़ता है। लेकिन अगर तुम किसी प्रतिभा की यात्रा में चले जाओ, किसी खोज में चले जाओ, तो वो भी एडिक्शन जैसा ही होगा करीब करीब। वही क्रेजीनेस, वही जुनून, वही जिद, वही पागलपन, तब उसको दिशा मिल गई होगी। तो ये करीब करीब उस मन की अवस्था है जो अभी के वातावरण से असंतुष्ट है, मिसफिट है, कुछ तलाश कर रहा है, और नीचे जाने के रास्ते हमेशा बड़े सरल होते हैं, सुगम होते हैं, जल्दी मिल जाते हैं। तो एडिक्शन वाले व्यक्ति के लिए अगर ऐसा वातावरण हो कि वो अपने जुनून को, अपने पागलपन को कोई नई दिशा दे सके, संभव है। और संबंध प्रेमपूर्ण होने से पहले बहुत संघर्ष से गुजरते हैं। जो संबंध कभी संघर्षों से नहीं गुजरे हैं वो प्रेम को भी नहीं जानते। वो बड़े फील गुड टाइप के संबंध होते हैं, और फील गुड हमेशा बड़ा ही डेंजरस होता है। वो उन फूलों की तरह होता है जो देखने में बड़े खूबसूरत होते हैं और जिनके अंदर जहर भरा होता है। अफ्रीका के जंगल वाले फूल, पास जाओगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। संघर्ष सोचने की तुम्हें संभावनाएं देते हैं।
किसी संबंध में अगर कोई टकराहट हो जाए तो तुम्हें सोचने के लिए फिर कुछ चुनौती मिलती है, क्या किया जाए, इसको कैसे और अच्छा बनाया जाए। आम तौर से हमारी ट्रेनिंग है कि बदला लिया जाए। आम तौर से यही ट्रेनिंग है, अगर इसने मुझको कुछ ऐसा कहा है तो इसको मुझे ऐसा जवाब देना चाहिए। पिता ने अगर मेरे साथ ये किया है तो मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, सक्षम हो जाऊंगा, तो पिता को ठिकाने लगाऊंगा। अक्सर संतानें अपने माता पिताओं को ठिकाने लगाने में लगी रहती हैं, क्योंकि उन्होंने उनको ठिकाने से लगाया था। लेकिन इस सारी प्रक्रिया में कोई व्यक्ति एक नया परिवर्तन लेकर आ सकता है। वो देख सकता है वो बेचैनी, वो सीमा और उस व्यक्ति के व्यवहार की अक्षमता, उसकी इनकैपेबिलिटी, और तब कोई नया रास्ता खुल जाएगा। काउंसलिंग में भी ये सारे इंग्रेडिएंट्स आते हैं और उनमें और विस्तार होना चाहिए, जहाँ पर एक चिंतन की नई धारा पैदा हो। मैं किसी चीज़ को गलत नहीं कह रहा, समझ रहे? मैं नहीं कह रहा हूँ कि एडिक्शन गलत है, स्किज़ोफ्रेनिया गलत है, संबंधों का ऐसा होना गलत है। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है जो संबंध बड़े ही टकराहट से भरे थे और वही लोग एक दिन बहुत ही खूबसूरत इंसान बनते हैं, बहुत ही सुंदर इंसान बनते हैं, क्योंकि वो उसका दर्द, उसकी पीड़ा, उसकी चोट जान चुके होते हैं कि ऐसा होता है। एक ऐसे परिवार में रहना जहाँ संबंध इतने स्वार्थ पर खड़े होते हैं, इतनी सीमाओं पर खड़े होते हैं, उसके परिणाम ये होते हैं। और एक अगर उसको अवेकनिंग की चोट लग गई तो उसका कर्मा बदल गया, कर्मा ट्रांसफॉर्म हो गया उसका। और जिन लोगों के संबंध बहुत ठीक ठीक दिखते हैं, आप देखें समाज में अक्सर वो लोग बड़े नकारा किस्म के होते हैं, किसी काम के नहीं होते, कुछ भी नहीं करते, क्योंकि अच्छे हैं, खुश हैं, अपने घर में बैठे हैं, कोई चुनौती नहीं, कोई चैलेंज नहीं। मैं नहीं कह रहा कि सारे लोग अपने संबंध में संघर्ष पैदा कर लें। प्राकृतिक रूप से जो हो रहा है वही देखने जैसा है, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ एक डलनेस। समाज में अक्सर देखा जाए बड़े क्रिएटिव इनपुट वो लोग दे देते हैं जो बहुत अच्छे नहीं माने जाते। अक्सर जीनियस लोग थोड़े पागल होते हैं, थोड़े क्रेजी होते हैं। अब वो पागलपन उनका कब किस डिग्री से इधर उधर हो जाए, उससे बड़ा अंतर पड़ सकता है। कर्म इन सारी चीज़ों को एक साथ जोड़कर रखने की प्रक्रिया है। सब कुछ को प्रभावित कर रहा है। पहली चीज़ तो ये जाने, ऐसा नहीं है कि मेरा ही कर्म है जो मुझको प्रभावित कर रहा है। यहाँ व्यक्तियों के कर्म क्या, जो पदार्थ हैं उनके कर्म और उनकी ऊर्जाएं भी हमको प्रभावित कर रही हैं। कर्म का मतलब है पोटेंशियल ऊर्जा का इकट्ठा हो जाना, पोटेंशियल एनर्जी का इकट्ठा हो जाना। कर्म ऐसा नहीं कि कहीं कोई रिकॉर्ड रख रहा होगा बैठ के फिर हमारा हिसाब किताब करेगा, जैसे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में वो जजमेंट डे की बात करते हैं। वो लोग थोड़े ट्राइबल या कम पढ़े लिखे लोगों से बात कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है, हालांकि इस बात से उनको अच्छा नहीं लगेगा सुन के। तो ये बात समझानी बड़ी आसान है कि एक दिन ऐसा होगा जब जजमेंट डे होगा, सब खोले जाएंगे हिसाब किताब तुम्हारे। तो रिकॉर्ड होना चाहिए फिर इसका कहीं पर, और जब रिकॉर्ड होना चाहिए तो रिकॉर्ड को क्रैश करने, डिलीट करने, मैनिपुलेट करने की व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए, होंगी ही। हमारी दुनिया में है, कहीं आग लग जाती, फाइलें जल जाती हैं, कोई करप्शन हुआ, फाइल दबी हुई है, मामला नहीं सुलझ रहा है, तो अक्सर सुनते हैं आप लोग की आग लग गई, फाइल जल गई, डेटा जल गया, कंप्यूटर जल गया, बात ख़त्म। तो अगर कहीं कोई हमारे कर्म का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होगा या कहीं कोई ऐसा सुपर कंप्यूटर होगा, तो उसमें भी ऐसी व्यवस्था ज़रूर होगी कि कभी न कभी फाइलें जलाई जा सकती होंगी, कितनी भी अच्छी व्यवस्था पैदा करी जाए। लेकिन ऐसा नहीं। कर्म एक पोटेंशियल एनर्जी है, संभावित ऊर्जा। अब जैसे तुम देखो, एक उदाहरण के तौर से,
एक व्यक्ति किसी के सामने आ रहा था और एक व्यक्ति बहुत क्रोध में, हिंसा में भरकर एक पत्थर उठाता है और उस व्यक्ति को मारने के लिए निशाना लगाता है और फेंकता है पूरे जोर से मारने के लिए। निशाना चूक जाता है, पत्थर कहीं जाकर गिरता है। उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि किसी ने पत्थर मारा था, वो चला जाता है आगे। फिर एक व्यक्ति अजनबी घूमता टहलता हुआ निकलता है और सड़क के किनारे पड़े हुए पत्थर के पास बैठ जाता है या उसको हाथ में उठा लेता है और किसी को मारने की या किसी को चोट पहुंचाने की भावनाएं उसके अंदर दौड़ने लगती हैं, क्योंकि जो पत्थर पड़ा है इसमें एक संभावित ऊर्जा पैदा होगी। हर पत्थर भी एक जैसा नहीं है। उस पत्थर में एक पोटेंशियल एनर्जी है जो किसी को मारने के लिए फेंका गया था और सफल नहीं हुआ है, तो उसके पदार्थ में एक परिवर्तन आ गया है। तो जो तुमको आसपास की चीज़ें भी दिखती हैं, सब अपने अंदर एक पोटेंशियल कर्मा समेटे हुए हैं। कब तुम किसके संपर्क में आते हो, कब कौन सी चीज़ इग्नाइट होती है, इसे कोई नहीं जानता। इसीलिए सब कुछ को प्रभावित कर रहा है। तो इसको सुलझाना तुम्हारे लिए करीब करीब असंभव जैसी बात हो जाएगी कि पिता, पुत्री, भाई, पत्नी, माँ, बहुत छोटी सी यूनिट है जिसमें तुम्हें लगता है एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूरा जगत हमें प्रभावित कर रहा है। कर्म का बहुत बड़ा वेब है, बहुत बड़ा जाल है। कर्म को हमेशा ये समझें कि वो एक संभावित ऊर्जा है जो किसी इंटेंट से, किसी इरादे से, किसी इंटेंशन से पैदा हुई है। वो हमेशा विद्यमान रहती है। अब उसको अगर बदलना है तो हम अपने इंटेंशन को बदल के उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। अपने इंटेंशन को, यानी कि अपने अंदर एक जो संभावित शक्ति है बदलाव की, उस पर काम करके हम उसमें बदलाव ला सकते हैं। चीज़ें वहीं की वहीं रहेंगी और हम उनसे ऊपर उठ सकते हैं, हम उनसे बाहर हो सकते हैं। इसलिए तथ्यों को रिकॉग्नाइज करना भी कर्मों से मुक्ति का एक मार्ग है। अब देखो, घर में अगर इस स्थिति को तुम दूसरे उदाहरण से देखो, स्किज़ोफ्रेनिया रिकॉग्नाइज हो गई, आइडेंटिफाई हो गई क्लिनिकली, तो परिवार की परिस्थिति में क्या कोई अंतर आता है? या जब वो रिकॉग्नाइज नहीं थी और व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिक था और परिवार में रह रहा था, तब की स्थिति, इन स्थितियों में कोई अंतर है या नहीं? मेरी समझ से बड़ा भारी अंतर है। जब किसी को इस बात का रिकॉग्निशन ही नहीं था कि ये व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिक है, तो उलझने के, उनसे व्यवहार करने के, लड़ने झगड़ने के सारे जो तौर तरीके थे वो बिल्कुल फ़र्क थे। और जब परिवार में ये कोई जान लेता है कि ये व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिक है, तो उससे व्यवहार करने के तरीके बदल जाते हैं, संघर्ष बदल जाते हैं। शायद थोड़ी करुणा का, थोड़े कंपैशन का, कंसर्न का उसमें समावेश हो जाता है। एडिक्शन या एडिक्ट हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो एक सीमा लांघ जाता है। और आज से पहले हम एडिक्ट व्यक्ति को भी इल नहीं मानते थे, उसको बुरा इंसान मानते थे। कोई व्यक्ति ज़्यादा नशा करता है, शराब पीता है, तो हमको लगता था बुरा इंसान, इसकी पिटाई करो, इसको दंड दो, इसको समाज से बहिष्कृत करो, तो शायद कोई सुधार हो जाएगा। लेकिन कोई सुधार तो होता नहीं था, क्योंकि हम उसको ठीक पर्सपेक्टिव में नहीं देख रहे थे। लेकिन जब हमारी समझ विकसित हुई और हमने एक एडिक्ट पर्सन को भी एक बीमार व्यक्ति की तरह देखना शुरू किया, तो उस पारिवारिक ढांचे में भी बदलाव आ जाता है। तुम उसके इलाज की कोशिशें कर सकते हो और
वो व्यक्ति खुद भी अपनी सेल्फ इमेज को लेकर कई प्रयोग कर सकता है। पहला, एडिक्ट व्यक्ति अपनी ही इमेज को लेकर परेशान रहता है, ऐसा नहीं बड़ा खुश होता है, वो अपनी आदतों से विवश है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी लगता है कि मैं बुरा इंसान हूँ, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। तो एडिक्ट व्यक्ति को पहले तो ये बताएं कि वो इंसान बिल्कुल अच्छा है, ये केवल चीज़ इम्पोज्ड है उसके ऊपर, और वो इम्पोज्ड चीज़ हटाई जा सकती। जो भी चीज़ इम्पोज्ड है किसी भी बॉडी माइंड के ऊपर, उसको हटाया जा सकता है। तो हर व्यक्ति वैसा ही है जैसा हर कोई है, तो उसको बीमार की तरह देखने का नज़रिया बदला जा सकता है, और उससे सारा कर्म बदल सकता है। तो कोई फिक्स्ड कर्म तो नहीं था। आज से अगर 50 साल पहले तुम देखो, जब इतनी मानसिक बीमारियों के बारे में भी लोग नहीं जानते थे, तो वो लोग तरह तरह से प्रताड़ित किए जाते थे, और परिवार और समाज में अलग स्थितियां होती थीं। आज जब हम बहुत सारी मानसिक बीमारियों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं और उनके चिकित्सा के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और सक्षम हैं, तो वही कर्मों का ढांचा जो 50 साल पहले अलग दिखाई देता था, बिल्कुल अलग दिखाई देता है। यानी कर्म लोगों के जहन में एक अवधारणा की तरह ज़्यादा थे, समझ की तरह नहीं थे। और बहुत सारे धार्मिक लोग भी कर्मों की बात उन अवधारणाओं के आधार पर ही कर रहे थे। समझ की ऊर्जा या हमारी अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी ऐसी है जो कर्मों को रिफॉर्म कर देती, ट्रांसफॉर्म कर देती। जब ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तुम उससे बाहर हो जाते हो, तब तुमको यही एहसास होता है कि ये सब एक ड्रामे का ही हिस्सा था। इट वॉज पार्ट ऑफ ए ड्रामा, इट वॉज कलेक्टिव एवोल्यूशन। उस कलेक्टिव एवोल्यूशन में ऐसे ऐसे ही चीज़ें चल रही थी। तो किसी भी कर्म से व्यक्तिगत आइडेंटिफिकेशन रखना गलत है। अगर व्यक्तिगत आइडेंटिफिकेशन हटाएंगे तो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के ढांचे तुम देखोगे वैसे ही गिर जाएंगे, क्योंकि वो व्यक्तिगत आइडेंटिफिकेशन पे, व्यक्तिगत तादात्म्य की प्रक्रिया पर ही खड़े हैं। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कि तुम ध्यान साधना करोगे तो तुम्हारे कर्म ऐसे होंगे, तुम ध्यान साधना नहीं करोगे तो तुम्हारे कर्म ऐसे होंगे। फिर ये तो मोटी मोटी बातें, हर कल्ट के, हर धर्म के अपने ढंग हैं और हर समाज के अपने ढंग हैं। वो उससे तुम्हें पनिश करता है या रिवार्ड देता है, और कमोबेश हमने धार्मिक व्यवस्थाएं भी ऐसे ही पनिशमेंट और रिवार्ड की बना ली हैं। बारे में इस दृष्टि को जब अपने अंदर लाएंगे कि ये विकास की प्रक्रिया के हिस्से हैं और वो विकास सामूहिक विकास चल रहा है, तो व्यक्तिगत कर्मों का जो बोझ लेकर हर व्यक्ति घूम रहा है उससे वो मुक्त हो पाएगा। और व्यक्तिगत कर्मों के बोझ से मुक्त होना उसको बहुत बड़ी मुक्ति देगा। अपराध बोध अपने से दूर कर सकता है, वो अपना अहंकार भी दूर कर सकता है, क्योंकि अपराध बोध और अहंकार ये सब उसी सामूहिक प्रक्रिया से उपजी हुई चीज़ें हैं। तुम कभी किसी खास किस्म की ऊर्जा, खास किस्म की लहर के शिकार हो जाते हो, तुम उस समय अपने को एक खास किस्म का व्यक्ति समझने लग सकते हो। हम समाज में इतनी जल्दी टैग कर देते हैं लोगों को, उनके ऊपर लेबल लगा देते हैं, वो सबसे बड़ी दुर्घटना है। अच्छा और बुरा रिलेटिव है, बदलता रहता है, और अच्छे और बुरे की परिभाषाएं, मान्यताएं भी वक्त वक्त पर बदलती रहती। इसलिए अच्छा बुरा सचमुच में क्या है, इस पर बहुत बड़ी बात की जा सकती है, लेकिन अधिकांश लोग अच्छे बुरे की अपनी व्यक्तिगत या लोकल जो सीमित अवधारणाएं हैं उनसे ही परेशान होते रहते हैं, और हमारी चेतना उस सबसे ऊपर है। हम किसी भी क्षण किसी भी चीज़ से बाहर हो जाते हैं। अगर किसी भी क्षण तुम्हारे अंदर क्रोध पैदा हुआ तो तुम बिल्कुल क्रोधी तो नहीं हो गए। अनेक लोगों के अंदर किसी न किसी मोमेंट पे किसी का मर्डर कर देने का भाव उठता है। नहीं करते हैं वो अलग बात, लेकिन अगर वो कर डालें तो वो मर्डरर हो जाएंगे, हत्यारे हो जाएंगे। लेकिन कौन जानता है कि जब किसी के अंदर बहुत ज़ोर से भाव उठा था
और जब जिसने किया, इन दोनों के बीच में कोई अंतर संबंध है या नहीं है? उठा, तुमने नहीं किया, ऊर्जा निकल गई, वो अपनी यात्रा में चली गई। किसी ने रिसीव किया, इंटेंसिफाई किया, उसको और बढ़ाया, बढ़ती चली गई परिस्थितियों बस, और अंततः कोई कुछ कर बैठा। तुम कुछ कर बैठे, ये तुम्ही ने किया था या कहीं दूर से आती हुई ऊर्जा के धक्के ने तुमसे करवा दिया था? तुम अपने को बहुत साधु समझ रहे थे, लेकिन कहीं से साधुता का एक झोंका चला आ रहा था। तुम रास्ते पर खड़े थे, तुमसे टकरा गया और तुम बहुत अच्छे इंसान हो गए। फिर वो झोंका निकल गया, तुम रास्ते पर वहीं खड़े थे, फिर तुम असाधु हो गए। अक्सर तुम देखते हो लोग ऐसे ही बदलते रहते हैं, तो लोग कहते हैं कितना अच्छा इंसान था, अब कैसा हो गया। इंसान को भी पता नहीं कि ऐसा वैसा क्यों हो जाता है। किसी से भी पूछो, कल तुम क्या करोगे? छोटी सी बात है, इसका जवाब क्या कोई ठीक ठीक दे सकता है? कोई नहीं दे सकता इसका ठीक ठीक जवाब कि कल तुम क्या करोगे, क्योंकि कल सामूहिक बदलाव की ये प्रक्रिया क्या लेकर आएगी, इसको तुम नहीं जानते। हाँ, अध्यात्म की अगर शुद्धतम प्रक्रियाओं में जाएंगे, तो अगर तुम एक अवेकनिंग में, एक ऐसी जागृति में जा चुके हो, तो परिस्थितियां कैसी भी हों, तब तुमसे एक अलग व्यवहार की अपेक्षा करी जा सकती है। लेकिन जब तक वो जागृति, वो एनलाइटनमेंट नहीं आ रहा है, तब तक तुम उस कलेक्टिव के ही धक्के से चल रहे होगे, उस समग्र के धक्के से ही चल रहे होगे। तो इसलिए व्यक्तिगत रूप से उसको अपने अंदर बिठाना तुम्हें अपराध बोध में डालेगा। तुमको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इवन एनलाइटनमेंट इज नॉट पर्सनल। कई बार मनुष्यता के इतिहास में ऐसा हुआ, उसकी प्रक्रिया अक्सर हो जाती है कि अचानक एक रहस्यमय वातावरण बनता है और कई लोग बहुत ऊंची चेतना की ऊंचाई पर उठते हैं, और उसके साथ ही सारा कलेक्टिव क्रिटिकल मास चेंज होता है और बहुत सारे लोग, अनेक लोग ऊपर खींच लिए जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। कुछ किया भी नहीं था, कोई ध्यान साधना नहीं, कुछ नहीं, बस बैठे थे एक दिन और अचानक अवेकनिंग आ गई। ऐसा अनेक बार मनुष्यता के इतिहास में हुआ है, और ऐसा ही कभी कभी डिस्ट्रक्टिव वेव्स में होता है। अब डिस्ट्रक्शन एग्जिस्टेंस क्यों लाती है? क्योंकि हमारा ही एक छोटा सा प्लेनेट नहीं है जिसके कर्मा को हम सिंथेसाइज करेंगे। ये यूनिवर्सल वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब नहीं है, ये कॉस्मिक वेब है। इस पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी तरंगें चल रही हैं, और ऐसा ही क्यों हुआ था, इसको ठीक ठीक से बता पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। कर्म की कौन सी धारा कौन सा काम कर रही थी, इसको कभी कोई नहीं बता पाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी बस इतनी है कि जहाँ पर तुम हो अपनी पर्सनल अवेकनिंग पर काम करो। एज इफ यू कैन डू, एक्चुअली यू कैन नॉट डू, बट यू कैन एक्ट एज इफ यू कैन डू। तुम ऐसे कर सकते हो जैसे तुम कर सकते हो, लेकिन तुम सचमुच में तो नहीं कर सकते। बड़ी समग्रता के तुम हिस्से हो, बड़ी टोटलिटी के हिस्से हो।